आज हम बात करेंगे 10th सोशल साइंस की मेन एग्जाम में जो लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर पाठ 1 की हम बात करें तो इसमें मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन, इसके साथ में एक क्वेश्चन तो ये हो गया और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये होता है न्याय व्यवस्था। तो मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन और दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। दूसरा क्वेश्चन बनता है समुद्रगुप्त का सांस्कृतिक योगदान, कि समुद्रगुप्त के विजय के बारे में बताइए या उसका सांस्कृतिक योगदान, उसके काल में क्या क्या हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है वर्धन वंश में हर्षवर्धन को लेकर के, कि हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन, कि राजा बनने के बाद में उसने क्या क्या किया, कौन कौन से ग्रंथ वगैरह लिखे, कौन उसका दरबारी कवि था। फिर बात करते हैं हम अशोक के बारे में। तो अशोक में जैसे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे धम्म क्वेश्चन आ भी चुका है, धम्म महामात्र ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये छोटी टिप्पणी आ सकती है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, धम्म महामात्र और अभिलेख। तो पहले पाठ के बाद में फिर हम दूसरे पाठ की अगर बात करें तो दूसरा पाठ अपना है जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के बारे में आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, जिसने हुमायूं को हरा करके देश से बाहर कर दिया था। तो शेरशाह सूरी एक सुधारक के रूप में और एक निर्माणकर्ता के रूप में। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बनता है इसमें बनता है सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन, कि सल्तनत काल में प्रशासन किस प्रकार से संचालित होता था। और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध, आपको अच्छे से पता भी है, याद भी है। अगला अपना क्वेश्चन बनता है मराठों के उदय में शिवाजी का योगदान, कि किस प्रकार शिवाजी शासक बने, कौन कौन से किले उन्होंने जीते, ठीक है, पुरंदर की संधि है। तो इस प्रकार से मराठों के उदय में शिवाजी का योगदान। फिर अगला क्वेश्चन है हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में संघर्ष चला था रणथंभौर को लेकर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। इसमें अगर थोड़ा सा अगर आप याद करना चाहें तो एक बलबन वाले क्वेश्चन को और देख लें। बलबन, तो बलबन के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लें। फिर पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 3 में एक तो है 1857 की क्रांति, उसके कौन कौन से कारण हैं, तो कारण और साथ में प्रसार, कहाँ कहाँ वो क्रांति हुई, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना बनता है बिजोलिया किसान आंदोलन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको याद करना है। फिर कई किसान आंदोलन, जिसमें से बेंगू एवं नींबू चना किसान आंदोलन आपको पहले याद करना है। फिर है टिप्पणी पूछी जा सकती है, जैसे रोलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन। तो ये अपना दूसरा चैप्टर के बाद में तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगर आगे हम चलें तो पार्ट नंबर 4 में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक है औद्योगिक क्रांति से होने वाले कोई 4 परिवर्तन, ठीक है। तो 4 नंबर का पार्ट है, 2 नंबर का पार्ट है, और 2 नंबर में से आपको 4 परिवर्तन याद करने हैं। फिर आगे हम बात करें इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई, तो यहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन याद करने हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं पाठ नंबर 5 की बात करें तो लोकतंत्र की विशेषताएं, तो 4 विशेषताएं आपको याद करनी है। फिर लोकतंत्र के कोई 4 दोष, कि कौन कौन सी कमियां हैं, लोकतंत्र की आलोचना क्यों की जाती है। फिर है लोकतंत्र को किस प्रकार से हम सफल बना सकते हैं, कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं जिन्हें अपनाकर हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं, ये भी आपको 4 याद करने हैं। और एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो पार्ट नंबर 5 के बाद में फिर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की, जिसमें क्वेश्चन है संसद की शक्तियाँ। संसद की शक्तियाँ, और संसद की शक्ति में आपको पता है लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गई, तो दोनों हो जाएंगे। फिर आते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। फिर आगे बात करें राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को लेकर, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है।
तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ आप याद करें कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। फिर बात करते हैं लोकसभा का गठन, कि लोकसभा किस प्रकार बनती है, सदस्यों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको इसमें याद करनी करें। तो पार्ट नंबर 7 की बात करें, जिसमें विधानसभा का गठन, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन, अगला क्वेश्चन है। फिर है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और इसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, तो आप ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से याद करें। और एक विधानसभा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी में। फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं वो याद करें। फिर है राज्यपाल की शक्तियाँ, तो काफ़ी शक्तियाँ बता रखी हैं, जिसमें आपको कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियों पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर पार्ट नंबर 7 के बाद में अगर हम आगे चलें तो पार्ट नंबर 8 की बात करें, जिसमें छोटे क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो भारत में केंद्र के माध्यम से कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित हैं, एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो किन्हीं 2 के नाम आपको याद रखने हैं। फिर है राज्यों में संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आपको अच्छे से याद करना है। तो केंद्र और राज्य, इन दोनों की जो बहुउद्देशीय परियोजना, उनके बारे में आपको याद करना है। फिर भाखड़ा नांगल परियोजना, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीक को क्यों अपनाया गया, वो कौन कौन से कारण हैं या कैसी परिस्थितियाँ रही जिसके कारण राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीक को अपनाया गया। फिर है टिप्पणी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो चंबल परियोजना का वर्णन कीजिए या माही बजाज सागर परियोजना का वर्णन कीजिए। तो पार्ट नंबर 8 के बाद में फिर हम आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 9 की बात करें तो ऋतुओं के आधार पर, कि ऋतु परिवर्तन के आधार पर कृषि के कितने प्रकार हैं वो आपको याद करने हैं। पर्टिकुलर इनमें से ही पूछा जा सकता है कि जैसे खरीफ है, रबी है, इनके बारे में बताइए। फिर अगला क्वेश्चन बनता है उपयोग के आधार पर कृषि के प्रकार है, कि जैसे खाद्यान्न है, मुद्रादायनी फसलें हैं, ठीक है। इनमें आपको इनके उदाहरण भी अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि उनको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर बात करें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, इनमें आपको याद करना है कि इनमें कितना तो तापमान चाहिए इनके लिए और कितनी वर्षा होनी चाहिए। फिर पार्ट नंबर 9 के बाद में आगे हम बात करें पार्ट नंबर 10, जिसमें धात्विक और अधात्विक खनिज, इन दोनों के बारे में आपको याद करना है। इनके उदाहरण सहित आपको इनको अच्छे से याद करना है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ, और वो खनिज पेटियाँ कहाँ कहाँ पर हैं उनके बारे में आपको याद करना है। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा खनिज, कौन कौन से खनिज हैं जिनसे परमाणु ऊर्जा के रूप में हम काम में लेते हैं। फिर है कोयले के प्रकार, कोयले के 4 प्रकार दे रखे हैं और उनकी मात्रा भी याद करना है कि कौन सा प्रकार कितना प्रतिशत मात्रा में प्राप्त होता है। तो छोटा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर पार्ट 11 की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं, ठीक है, बहुत सारे दे रखे हैं। उनमें से सबसे पहले अगर आप याद करना चाहें तो जैसी सजस्ता है, सीमेंट है, हस्तशिल्प है, नमक व रसायन है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में। तो एक ही क्वेश्चन है, आप चाहें तो पूरा याद कर लें या फिर इनमें से मुख्य सबसे पहले याद करें। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें तो पार्ट तो पूरा हो गया। फिर पार्ट नंबर 12 की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ बताते हुए इसके उत्तरदायी कारण, कि आखिर जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है नगरीकरण का अर्थ और कारण, कि शहरों की ओर पलायन क्यों हो रहा है, उसके उत्तरदायी कौन कौन से कारण है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसके बारे में आपको याद करना है। फिर अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली कोई 4 योजनाएं, कि सरकार के माध्यम से ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिससे बालिका की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो 4 योजनाओं के बारे में आपको याद करना है। फिर पार्ट नंबर 12 के बाद में अगला जो अपना अध्याय आता है पार्ट 14 में सतत विकास और समावेशी विकास, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके 2 नाम और दे रखे हैं, वो भी आपको याद करना है। कई बार क्वेश्चन चेंज होकर के पूछ लिया जाता है कि जैसे धारणीय विकास, तो सतत विकास, धारणीय विकास, पोषणीय विकास, एक तो ये, और दूसरा समावेशी विकास। इन दोनों क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन अपना बनता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। ठीक है, कम से कम 4 उद्देश्य आप याद करें। फिर हम मानव विकास सूचकांक के कोई 2 आयाम, मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम दे रखे हैं, उनमें से जो आपको अच्छे लगे ऐसे कोई भी 2 नाम आप उनमें से याद करें। फिर पार्ट नंबर 14 के बाद में अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 15 है, जिसमें एक तो स्वदेशी का अर्थ और स्वदेशी से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। फिर है व्यापार घाटा का अर्थ, व्यापार घाटा किसे कहते हैं और इसके उत्तरदायी कारण, कि व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है। ठीक है, कि कौन कौन से उत्तरदायी कारण है। फिर है भुगतान संतुलन, इसका भी आपको अर्थ याद करना है कि भुगतान संतुलन किसे कहते हैं और हमने इसे क्यों अपनाया, इसको अपनाने के उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। फिर है कौशल विकास का अर्थ और कौशल विकास के लाभ, कि कौशल का क्या अर्थ होता है और कौशल विकास का कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होते हैं। फिर पार्ट नंबर 15 के बाद में अगर हम आगे बात करें तो पार्ट नंबर 16 है, जिसमें गरीबी के उत्तरदायी कारण, कि गरीबी आखिर क्यों होती है, उसके उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। साथ में बेरोजगारी के कारण और प्रकार, तो बेरोजगारी के जो प्रकार हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, कई प्रकार की बेरोजगारियां दे रखी हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी के कारण और प्रकार, और दूसरा है गरीबी के कारण। पार्ट नंबर 16 के बाद में पार्ट नंबर 18 की हम बात करते हैं, उपभोक्ता शोषण के कारण, कि उपभोक्ताओं का शोषण क्यों होता है, उसके लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। तो जाहिर सी बात अपनी लापरवाही है। दूसरा है शोषण से बचने के लिए उपभोक्ताओं के कर्तव्य, कि हमारा शोषण न हो इसके लिए एक व्यक्ति है, एक उपभोक्ता है, वो कौन कौन से काम कर सकता है। तो दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, इनको याद करने के बाद में दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उनकी हेडिंग को सोचेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर आगे अगर हम बात करें तो विधिक जागरूकता के उपाय, कि सरकार कोई योजना बनाती है, उस योजना की जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है। ठीक है, तो विधिक जागरूकता के उपाय, कि किस प्रकार से कानून की जानकारी हमें मिलती है, कौन कौन से उपाय किए गए हैं। साथ में अगला क्वेश्चन है सूचना प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन, की सूचना को किस प्रकार से हम किसी भी सरकारी या निजी संस्था से प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन याद करना है। फिर अगला अपना पाठ आता है पाठ 19। पाठ 19 की अगर हम बात करें तो सड़क दुर्घटना। ठीक है, सड़क दुर्घटना के उत्तरदायी कारण, कि किन कारणों से सड़क दुर्घटना होती है, वो आपको याद करना है। फिर अगला क्वेश्चन अपना आता है कि सार्वजनिक परिवहन को किस प्रकार अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। फिर अगला अपना है सड़क क्रोधोन्माद मृत्यु कारक है, अगर सड़क पर हमें क्रोध आता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उससे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, या गुस्से में अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो एक प्रकार से मृत्यु को बुलावा दिया जाता है। तो सड़क क्रोधोन्माद मृत्यु कारक है कैसे, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। फिर छोटे क्वेश्चन आगे, जैसे रैंप का उपयोग बताइए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग बताइए, यू टर्न क्यों उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद में पाठ 20 की अगर हम बात करें तो स्वच्छता के प्रकार, तो स्वच्छता के खूब सारे प्रकार दे रखे हैं, जिसमें शुरुआती 3-4 जो प्रकार हैं उनमें से आप याद करें, ज़्यादा अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ठोस कचरा निस्तारण के उपाय, कि ठोस कचरा है उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसी में से इन्हीं उपायों में से ये उपाय दे रखे हैं, तो पर्टिकुलर आप पहले इनको पढ़ें फिर बाकी अन्य उपायों को पढ़ें ठोस कचरा निस्तारण के। तो भस्मीकरण किसे कहते हैं, गैसीकरण और पायरोलिसिस, तो इनके बारे में आप याद करके फिर अन्य उपायों को याद करें। तो इस प्रकार से आज हमने लघुत्रात्मक और निबंधात्मक जो क्वेश्चन बनते हैं, वो मेरी दृष्टि में जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको देने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपका पेपर बहुत अच्छा इन क्वेश्चन को याद करने के बाद में हो। तो आप लगातार अपने अध्ययन को जारी रखें और जो मुझसे सहयोग बने वो प्राप्त करें। धन्यवाद।